पढ़ेंगे तो उसी को ध्यान में रख करके कौन सा मॉडल बनाया गया था? तब आया था रदरफोर्ड का। कैमरा के चक्कर में तो लोग चुपचाप नहीं रहना, ठीक है ना? पूछेंगे तो जवाब देना। समझ में बात आ रहा है कि नहीं? उसको ध्यान में मत रखना कि क्या निकल रहा है उसमें, खाली देखना कि मेरा फोटो आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो बोल रहे थे ये कि कल हम लोग पढ़े थे, पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या? जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल से रिलेटेड था किसका परमाणु मॉडल? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। और रदरफोर्ड को ही ध्यान में रख करके कौन सा मॉडल बनाया गया था? नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो सबसे पहले हल्का सा फिर पीछे से रिवीजन कराते हैं। सबसे पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आया था, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहा था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है जिसे हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं। मार्कर कहाँ गया? जिसे पहला क्या था, कौन दिया था? पहला हम लोग को पढ़ना था किसके बारे में? जॉन, लिखा हुआ दिख रहा है? जॉन डाल्टन। हो गया, अब जॉन डाल्टन हो गया। हल्का नीचे लिखे सही है। जॉन डाल्टन किसके बारे में बात किया था? तो ये बताया था हम लोगों को किसके बारे में? परमाणु के बारे में। और जॉन डाल्टन परमाणु के बारे में जब बतलाया था तो एक बात बोला था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है जिसे हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि परमाणु भी अपरमाणु कणों में टूटा। किसमें टूटा? अपरमाणु कण, जिसका क्या नाम दिया गया? बाद में कलम दिया गया नाम, ठीक है? PEN, क्या बोले उसको? कलम बोले उसको। कलम मतलब पेन, पेन मतलब क्या हुआ? यहाँ से प्रोटॉन हुआ, इंग्लिश में लिखते हैं तो हो जाएगा क्या? प्रोटॉन। इसको क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन। और लास्ट को क्या बोला गया? न्यूट्रॉन। तो कहने का मतलब ये कि अपरमाणु कण में टूटा। देखो तू लोग को पिछले क्लास में बताए थे कि साइंटिस्ट लोग बड़ी जलन वाला भावना रखता था, समझा कि नहीं? कि बेचारा बोल दिया कितना बढ़िया कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, सब लोग बात मान लेता है ना, तो हम लोग को अभी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है। काहे? नियम बन गया रे। परमाणु जब टूटा कितना कण में? 3 भाग में। तो यहाँ पर अब समझेंगे कि ये तीनों जो भाग है कुछ इसका कैरेक्टर लिखाए होंगे तुम लोगों को। जैसे परमाणु प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का और न्यूट्रॉन का। अगर तीनों का हम आवेश का बात करें, किसका बात करें? अगर हम किसका बात करें? तीनों का आवेश का बात करें। तो क्या लिखवाए थे? आवेश बोलो। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना था? पहले प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखाए होंगे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम पढ़ेंगे इसको, ठीक है? क्या था? न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का बोलो क्या था? 1.6 प्लस में होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। और न्यूट्रॉन का आवेश कितना था? 0। उसके बाद में कुछ और लिखाए होंगे, द्रव्यमान लिखाए होंगे दोनों का। अब इसको आवेश देखो, जनरली इसका आवेश को माना जाता है कितना? -1। इसका माना जाता है +1 और इसका खैर 0 तो खैर है ही है, उल्टा लिख दिया ना। प्रोटॉन का कितना था? +1, इलेक्ट्रॉन का -1 और इसका 0। उसके बाद तुम लोग को लिखाए होंगे द्रव्यमान, लिखाए थे? अच्छा कोई बात नहीं, इतना लिख सकते हैं। 1.67 इंटू 10⁻24 kg। और इसका कितना था? इसका और इसका दोनों का बराबर था, ठीक है? 1.6 इंटू 10⁻⁻24 पूरा लिख सकते हैं, लेकिन एक अंक हटा दे रहे हैं, कोई बात नहीं है उसमें, kg। और उसके बाद में इसको लगभग कितना के बराबर माना जाता है? 1। इसको लगभग 1 और इसको 0।
और अगर हम बात करें दोनों का सिंबल का या कह सकते हैं संकेत का, संकेत था ना, तो प्रोटॉन को P से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को E से और न्यूट्रॉन को N से। इतना दूर दिख रहा है नीचे। तो ये था इसका कैरेक्टरिस्टिक्स या कह सकते हैं प्रॉपर्टी या गुण, किसका, जो अपरमाणु कण का निर्माण हुआ था उसका। अब बता देते हैं अपरमाणु कण का जो खोज हुआ था ना, वो खोज पता नहीं वो सब कैसे किया था, वही सब भगवान जाने। ठीक है, हम लोग खाली पढ़ लेते हैं। पहला खोज हुआ था किसका, इलेक्ट्रॉन का। फिर खोज हुआ किसका, प्रोटॉन का। बाद में खोज हुआ किसका, न्यूट्रॉन का। तो प्रोटॉन का खोज किसने किया था, बोलो जल्दी से। इसका खोज किया था गोल्डस्टीन ने। ठीक है, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन का खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का खोज करने वाला जेम्स चैडविक को समझाया गया है, वही कहलाता है क्या, परमाणु मॉडल। ठीक है, क्या कहलाता है, परमाणु मॉडल। तो इसमें पहला जो हाथ आजमाया था परमाणु मॉडल में, वो कौन आजमाया था, वो आजमाया था जे टॉमसन ने। ठीक है, जिसने किसका निर्माण मतलब खोज किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, उसी ने पहला मॉडल दिया था। ठीक, और क्या बोला था, बोला ये था कि परमाणु एक धन आवेशित गोला है। ठीक है, तो लोग इसका परिभाषा मतलब लिखवा दिए थे, परमाणु एक क्या है, धन आवेशित गोला है, और उस गोले में ऋण आवेश या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार धसे हुए रहते हैं जैसे तरबूजा में कौन सी धसा रहता है, दाना धसा रहता है। मतलब अगर तरबूजा को मान लें क्या, परमाणु, तो उसका लाल भाग है वो क्या कहलाएगा, धन आवेश कहलाएगा, या कह सकता है क्या, प्रोटॉन कहलाएगा। ठीक है, बस है कि नहीं, लाल भाग क्या कहलाएगा, प्रोटॉन या धन आवेश कहलाएगा। और उसके अंदर में जो बीज है, ठीक है, वो बीज क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन कहलाएगा या ऋण आवेश कहलाएगा। वो अपना सिद्धांत ऐसे ही दिया था। ये पूरा का पूरा एक क्या है, धन आवेशित गोला है। मतलब ये पूरा का पूरा धन आवेशित गोला है, और इसमें इलेक्ट्रॉन चारों मतलब अंदर में क्या रहते हैं, धसे रहते हैं। और एक बात और जाते जाते बोल दिया था, क्या बोल दिया कि ये जो ऋण आवेश है और धन आवेश है दोनों क्या रहेगा, बराबर रहेगा। द्रव्यमान में क्या रहेगा, दोनों मतलब बराबर रहेगा। यही बात इसका ये बेचारा का सही हुआ। ठीक है, क्या सही हुआ कि ऋण आवेश और धन आवेश परमाणु में क्या होता है, बराबर होता है, इसीलिए वो उदासीन होता है। बस में आ रहा है कि नहीं, ऋण आवेश और धन आवेश क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ना उस पर ज्यादा नेगेटिव होता है ना उस पर ज्यादा पॉजिटिव होता है, इसलिए वो क्या होता है, उदासीन होता है। अभी बात ही बोल दिया, इतना बात बोलना कि बाकी साइंटिस्ट मतलब छटपटाने लगा कि क्या ही खोज के रख दिया, कुछ हम लोग को भी खोजना चाहिए। ठीक है, तो रदरफोर्ड का किया, रदरफोर्ड बोला अच्छा ठीक है आपका बात मान लेते हैं गुरुजी, अब हम लोग भी चेक करते हैं सही बात है कि गलत। तो वो क्या चेक किया, इसको मान लिया कि ये धन आवेशित गोला ही है। ठीक है, इधर दिख रहा है, इधर यहाँ हम जाता है, उधर दिख रहा होगा हम लोग। अब देखो बोल ये रहे थे कि रदरफोर्ड इसको मान लिया कि क्या है, ये धन आवेशित गोला है। अपना एक्सपेरिमेंट को शुरू कैसे किया सो समझो। इसको मान लिया कि क्या है, धन आवेशित गोला है, और वो लिया अल्फा किरण। क्या लिया, हल्का सा समझ लेना अल्फा किरण क्या होता है। तो अल्फा किरण या अल्फा कण बोलेंगे फिलहाल, तो इतना ऊपर नहीं दिखता है ना, इतना नहीं दिखेगा। अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अल्फा कण बोला जाता है अगर हीलियम में होता है 2 इलेक्ट्रॉन। हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, और उसका द्रव्यमान होता है 4। द्रव्यमान कितना होता है, 4। तो अगर हम हीलियम का इलेक्ट्रॉन को निकाल लें तो उसमें सिर्फ द्रव्यमान बचेगा, उसका क्या मतलब प्रोटॉन बचेगा, तब उसका जो व्यवहार है वो अल्फा कण जैसा हो जाएगा। ठीक है, किसके जैसा हो जाएगा, अल्फा कण। मतलब अल्फा कण धन आवेशित होता है। अल्फा कण कैसा होता है, धन आवेशित होता है, और उसमें मतलब हीलियम के जितना ही क्या होता है, द्रव्यमान होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अल्फा कण क्या है, इतना सिर्फ दिमाग में रखना है कि वो धन आवेशित होता है। और नियम के अनुसार ये होता है, उस समय तक ये चीज का पता चल गया था कि धन आवेश को प्रतिकर्षित करता है, ऋण आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, और धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो नियम के अनुसार
अगर ये है धन आवेश जे थॉमसन के अनुसार, ठीक है, जे थॉमसन के अनुसार धन आवेश है ना रे, तो इस पर वो क्या किया, अल्फा कण का करवा दिया बमबारी, बम का गोला गिरा दिया, किसका, धन आवेश का गोला गिरा दिया, किस पर, कि कण पर, ठीक है। ये प्रयोग था इसका, ये किसका प्रयोग था, रदरफोर्ड एक प्रयोग किया। उस प्रयोग में क्या किया, पहले तो एक लिया उस सोने का पन्नी, किसका पन्नी, सोने का पन्नी, पन्नी मतलब समझ रहा बात, पन्नी किसको बोल रहे हैं, सो कॉपी का जो रहता है पेज उसको बोलते हैं पन्ना, ठीक है, और उससे भी पतला रहेगा तब उसको क्या बोलेंगे, पन्नी। तो सोच सकता है कॉपी का पन्ना कितना पतला है, और उससे भी और 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 गुना जितना पॉसिबल हो उतना और पतला, उसको क्या बोलेंगे, पन्नी। पास में आ रहा है। तो वो पन्नी लिया था, कौन लिया था, रदरफोर्ड लिया था, किसका पन्नी, सोने का पन्नी, ठीक है। और उस सोने का पन्नी में वो क्या पास करवाया, अल्फा कण पास करवाया या अल्फा किरण पास करवाया। तब क्या हुआ, वो एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, तब तुम लोग का जो आधा अधूरा जो कल बताए थे अगर समझ में नहीं आया होगा तो आज समझ में आ जाएगा, ठीक है। कल देखो यहाँ पर क्या था, ढेर सारा अगर हम ले लें यहाँ पर गोला, इस प्रकार से एक सिस्टम में ले रहे हैं, इस प्रकार से अल्फा कण, अल्फा का जो माने कण है इस पर पास करवाएंगे, ये क्या है, सोने का पन्नी है, ठीक। तो जब इसमें ढेर सारा क्या पास करवाया, वो अल्फा कण, ये उसका प्रयोग था, ठीक है। तो वो देखा क्या, ये जब एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा कण का माने प्रकीर्णन कर सकते हैं, अल्फा कण का प्रकीर्णन किस पर करवाया, सोने की पन्नी पर करवाया, ठीक है। तब क्या देखा पता है, सारा का सारा अल्फा कण बिना किसी विचलन के माने अपने ही रास्ता में वो क्या हो गया, आर पार हो गया, मतलब इधर से उधर चला गया, माने रुक ही नहीं रहा था, सब क्या हो रहा था, एकदम सीधा इस पार से उस पार वो निकल जा रहा था। बस में आ रहा है कि नहीं। अब जब पहला कंडीशन ये हुआ कि सारा लगभग लगभग निकल जा रहा था, और कुछ कण ऐसा था, मैंने लाखों में 1 2 कण 4 कण, मैंने 2 4 मैंने एकाध प्रतिशत भी बढ़िया से नहीं, वो जा तो रहा था ठीक, लेकिन अपना रास्ता से हल्का सा क्या हो जा रहा था, मैंने डिफ्लेक्ट हो जा रहा था थोड़ा सा, मैंने उसका कुछ कोण के साथ वो क्या हो जा रहा था, मतलब अपना रास्ता से विचलित हो जा रहा था। और कुछ अल्फा कण लाखों में से एकाध वो ऐसा कण था जो गया तो सीधा जरूर, और गया और उसी के साथ वो वापस आ गया, जिस रास्ता से गया वो उस रास्ता से आ गया। मतलब ये कंफ्यूजन वाला बात नहीं है कि वो पेपर पर तुम गोली मारो और वो पेपर से गोली टकरा जाए और जो मार रहा है उसी को लग जाए, ठीक है, होगा कि नहीं। साउथ इंडिया फिल्म में ऐसा होता है, हर जगह नहीं होता है, समझा कि नहीं। साउथ इंडिया फिल्म देखेगा ना तो उसमें गोली लगता है, हीरो बच जाता है, बाद में दिखाएगा मैंने घूर के थोड़ी देर बाद कि क्यों बचा, तो गोली पीछे जाएगा अपने लगेगा, फिर गोली धीरे धीरे पीछे आएगा, अब बंदूक से फिर निकलेगा, ठीक है, और गोली कहाँ लगेगा, तो यहाँ पर, ठीक है। बच कैसे गया, तो यहाँ पर वो मधुली पहन ले रहा था कुछ पहन ले रहा था, ठीक है, अब उसमें लग जाता है और बड़े बच जाता है। तो इसमें मधुली नहीं है, ठीक है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, अल्फा कण गया नहीं बल्कि घूम आया, बात समझा कि नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंट में उसका सबसे ज्यादा शॉकिंग न्यूज उसका वही था कि अल्फा कण वहां से जा करके सारा अल्फा कण पास हो गया और 1 2 अल्फा कण क्या हो गया, अपना रास्ता पर घूम आया, यही उसका सबसे ज्यादा शॉकिंग था। अब इसके आधार पर वो निष्कर्ष निकाला, तुम लोग को निष्कर्ष भी लिखवाए होंगे, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकाला, निष्कर्ष ये निकाला कि अगर मैक्सिमम अल्फा कण अगर बिना विचलन के साथ पन्नी से पास हो जा रहा है तो पन्नी क्या है, पन्नी भी तो एक प्रकार का परमाणु ही है ना रे, है मैंने परमाणुओं का समूह है। अगर वो परमाणु से इस पार से उस पार हो जा रहा है, इसका मतलब उसको रोकने वाला कोई नहीं है। रोकने वाला कौन होता, इधर भी धन आवेश और इधर भी जा रहा था सो धन आवेश, तो धन आवेश को जाने नहीं देता, दोनों के बीच प्रतिकर्षण होता, लेकिन वहां कोई प्रतिकर्षण हुआ क्या, नहीं हुआ। मतलब ये परमाणु का
मतलब जो पूरा का पूरा जो स्पेस होता है, ज्यादा से ज्यादा भाग जो रहता है वो खाली होता है, उसमें कुछ होता नहीं है। उसने ये दिया एक्सपेरिमेंट में, बात में आया कि नहीं। उसके बाद दूसरा, इसमें तीन को तुम लोग को दिखाए होंगे। पहला जैसे तैसे सब पार हो गया। क्यों पास हो गया? क्योंकि परमाणु का ज्यादा से ज्यादा जो भाग रहता है वो खाली होता है, इसलिए उसको अल्फा कण को रोकने वाला कोई नहीं। दूसरा कुछ ऐसा भी अल्फा कण था जो अपना पथ में हल्का सा विचलन हुआ। जैसे इसको अगर हम दिखाएं तो ये गया एकदम सीधा, ये भी मान लीजिए गया सीधा, ये भी गया सीधा, और ये यहाँ से गया और हल्का सा क्या हो जा रहा है, इधर विचलन हो जा रहा है। ये इधर से गया, हल्का सा इधर विचलन हो जा रहा है। बस में आ रहा है कि नहीं? तो इस सब का जो विचलन हुआ हल्का सा, इसका कारण यह था कि जरूर यहाँ पर कोई ऐसा धन आवेशित मतलब जगह है जिसके नजदीक से ये सब गुजरने का कोशिश कर रहा था, और धन आवेश को प्रतिकर्षित कर रहा था, इसलिए उसको धकेल के दूर भेज दिया। बात समझा कि नहीं? उस दिन तो लोग को बता रहे थे कि हवा चलेगा तार साइकिल चलाएगा, ठीक है, तो रोड में अगर कहीं पूर्व पश्चिम तुम जा रहा है ना, पूर्व पश्चिम और उत्तर तरफ से हवा चलेगा तो तुमको भी घुमा करके उन्हें भेज देगा, अगर बल नहीं रहेगा तुम्हारे पास तब। जिस दिन उस दिन आदमी को डूब गया था ना, वहाँ समझाए थे ना, हवा में, ठीक है ना, उड़ा के ले गया था उसको इधर जितकुंडी तरफ, ठीक है, जाना चाहिए था किधर, मनसाड़ी तरफ, और हवा से उड़ा के ले गया था जितकुंडी तरफ। वो आदमी सुत रहा, ठीक है ना, तब बचा था। तो वही कंडीशन इसमें भी रहता है, समझ आता है कि नहीं? इसमें भी वही कंडीशन रहता है। मतलब हवा क्या करता है, हवा प्रतिकर्षण कर रहा था उसको, मतलब जिधर वो जाने खोज रहा था उधर उसको जाने नहीं दे रहा था, लेकिन वहाँ उसका कुछ कंडीशन वैसा ही है। कंडीशन क्या है कि ये धन आवेश, अरे आने वाला भी है क्या, धन आवेश। धन आवेश और धन आवेश के बीच क्या हो जाता है, प्रतिकर्षण, इसलिए उसको हल्का सा दूर धकेल देता है। और कुछ ऐसा था जो सीधा इससे जाकर के टकराने का कोशिश कर रहा होगा, इसलिए वो उसको क्या किया, अपने ही रास्ते में उसको क्या किया, 180 डिग्री में उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो ये तीन जो चीज दिया था वही दिया था कि मैक्सिमम जो जगह है वो इसका खाली रहता है। किसका? परमाणु का जो अधिकतम जो जगह है वो क्या रहता है, खाली रहता है, और इसका सारा जो द्रव्यमान है या धन आवेश है वो किसी एक जगह पर केंद्रित रहता है, ठीक है, और उसी का नाम वो दिया नाभिक। जहां पर वो केंद्रित रहता है वो कहां, परमाणु के केंद्र पर क्या मौजूद रहता है, धन आवेश यहीं पर मौजूद रहता है। कहां मौजूद रहता है, नाभिक में मौजूद रहता है। पहले तो उसको सेंटर ही बोलते थे, गोला है एक प्रकार का, गोला का केंद्र होगा ना जी, तो केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर। लेकिन बाद में उसका क्या नाम दिया है, नाभिक। कौन दिया, रदरफोर्ड। मतलब नाभिक का खोज किसने किया, एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, मतलब नाभिक का खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने किया, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट निष्कर्ष समझ में आ गया होगा। निष्कर्ष के बाद में वो क्या दिया था, अपना एक्सपेरिमेंट दिया, मतलब कह सकते हैं कि अपना सिद्धांत दिया। वो सिद्धांत में यही बात बोला था, क्या बोला था कि परमाणु का पूरा जो भाग रहता है वो क्या रहता है, खाली रहता है, और उसके सारा का सारा द्रव्यमान उसका कहां पर मौजूद रहता है, उसके नाभिक में मौजूद रहता है। सारा द्रव्यमान मौजूद रहता है, तो द्रव्यमान मौजूद रहता है क्योंकि द्रव्यमान किसका होता है, अभी तो लोग को दिखाए थे कि भार सिर्फ प्रोटॉन का होता है और न्यूट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन का कोई तो भार होता नहीं है, वो जीरो के बराबर होता है। तो सारा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पर मौजूद रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उसमें न्यूट्रॉन का चर्चा नहीं हुआ था, उसमें सिर्फ किसका ही बात किया था, प्रोटॉन का, या कह सकते हैं धन आवेश का। तो सारा का सारा धन आवेश कहाँ रहता है, केंद्र में मौजूद रहता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, या कह सकते हैं नाभिक में मौजूद रहता है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। फंस गया बेचारा, ये जो बोल दिया ना क्या कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, यही हो गया इसका लिमिटेशन, ठीक है ना, ये इसका क्या हो गया, दोष, ठीक है। इसका दोष क्या हो गया, इसको सब लोग पूछने लगा कि चारों ओर चक्कर लगाता है तो घूर रहा होगा, तो उसमें बल लग रहा होगा उसको घूरने में, ठीक ना। उसको घूरने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं, ऊर्जा चाहिए कि नहीं, घूरने के लिए, वहां चक्कर लगाने के लिए। अब सोचो कोई किसी को घूरने के लिए छोड़ दिया जाए, कितने देर घूरेगा, उसको अनाज चाहिए कि नहीं। तुम्ही को खोवा घुराएंगे हम, ठीक है, खोवा घुराते हैं ना जी। अब मैं ट्रैक्टर घूरता है तो ट्रैक्टर को भी घूरने के लिए चाहिए कि नहीं डीजल। तो आदमी पहले
घूरता था, ठीक है, आदमी नहीं, मतलब आदमी घुराता था हवा, ठीक है, तो उसको एनर्जी चाहिए कि नहीं, तो उतना एनर्जी उसको चाहिए ही, तो यही काम तो इलेक्ट्रॉन भी कर रहा था। इसके अनुसार से ये ही बोला था, ठीक है, क्या बोला था, ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो परमाणु के चारों, परमाणु ऐसे समझो, एक परमाणु है तो यहाँ पर उसका नाभिक होता है, ठीक, और ये नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस पर क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो ये जो बात बोला ना, ये चक्कर लगाता है, तो यही पूछने लगा सब लोग इसको कि ठीक है, बोले आप चक्कर लगाता है, मान लिया आपका बात, तो चक्कर लगाएगा तो रूल के अनुसार ये है ना कि कोई भी चीज लगातार अगर चल रहा है तो उससे मतलब ऊर्जा का विकिरण होगा, मतलब उससे ऊर्जा क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो जब इसका ऊर्जा बाहर निकलेगा तो धीरे धीरे अगर यहाँ चक्कर लगा रहा है तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, जाकर के कहाँ टकरा जाएगा, नाभिक में टकरा जाएगा। तो इसका मतलब धीरे धीरे सारा इलेक्ट्रॉन तो मैंने अपना ऊर्जा को नष्ट करके भाग जाएगा, कुछ बचेगा वहां पर नहीं बचेगा। तो इस प्रकार से परमाणु अस्थायी हो जाएगा ना, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, परमाणु तो बचले रहता है, परमाणु थोड़े खत्म हो जाता है। ये बात नहीं बोल पाया, ही बढ़िया से ही समझा नहीं पाया, ठीक है। इससे हुआ क्या, यही एक्सपेरिमेंट को कौन आगे बढ़ा दिया, नील्स, ठीक है, और नील्स को बहुत बड़ा निहाल नहीं किया, ठीक है। तो ये बात को क्या बोला पता है, बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है सो चक्कर लगाता जरूर है, ठीक, लेकिन चक्कर लगाने के कर्म उससे ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, ठीक है।